हेलो स्टूडेंट्स, सीए इंटर में पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। तो नॉर्मली आप देखते हैं जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो आरटीपी में आती हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं आरटीपी मई 2021 से रिलेटेड। इंस्टीट्यूट ने इस आरटीपी में कोई अमेंडमेंट नहीं डाली क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने अपना नया स्टडी मटेरियल अक्टूबर 2020 में दिया है, उसके अंदर 31 क्योंकि हमारे अटेम्प्ट में जो अगर मई 2021 का अटेम्प्ट है, अमेंडमेंट्स आती हैं 31 अक्टूबर 2020 तक, मतलब लास्ट 6 महीने की अमेंडमेंट पेपर में नहीं पूछी जाती हैं। तो उन्होंने कहा हमने अपना स्टडी मैट अपडेट कर दिया है, तो उसके अंदर ये अमेंडमेंट डाल रखी है, तो हम अलग से आरटीपी में नहीं लिखेंगे। सो इसलिए आरटीपी में कोई अमेंडमेंट नहीं है। नाउ गोइंग टू द अमेंडमेंट पार्ट्स। देखिए, मैंने ऑलरेडी जैसे ये नया स्टडी मैट आया था तो मैंने इसके ऊपर नए स्टडी मटेरियल पे अपने वीडियो लेक्चर्स आपको दे दिए थे। आई होप सो आपने देखे होंगे। मटेरियल भी मैंने कहा था आप ले सकते हैं मुझसे वो। तो स्टिल जो आरटीपी में पूछा गया है उसके ऊपर मैं ये सेशन आपके साथ लगाने जा रहा हूं। और स्टिल कुछ बच्चों को जो, क्योंकि जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं एक एक चीज लिखवा के करवाता हूं कि हैंड रिटन में कुछ चेंजेस करवा दीजिए, ऐसा कुछ किसी की स्टिल रिक्वायरमेंट हो, यू मे लेट मी नो, तो मैं उस ढंग से भी करवा दूंगा। इस दौरान एक चीज 2020 में और होती है, इंस्टीट्यूट ने, आप उनकी साइट पे जाइए तो उन्होंने एक बुकलेट एमसीक्यू के ऊपर एंड केस सिनारियोस के ऊपर भी जारी करी, मतलब कुछ क्वेश्चंस। तो आप उनसे भी यू मेक इट श्योर कि आप पढ़ें। कोई डाउट हो, दिक्कत हो, आप मुझसे उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो आइए आरटीपी पे हम डिस्कशन करते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है आरटीपी में, जैसे हमें जो एमसीक्यू आते हैं तो इंस्टीट्यूट ने कहा था हम कुछ केस स्टडी बेस्ड पूछ सकते हैं, तो उसी के ऊपर है केस सिनारियो। आपने पेपर में ध्यान रखना है कैसे केस सिनारियो को अटेम्प्ट करें। होता क्या है, केस सिनारियो है ऑब्वियसली 1 पेज का हो सकता है, 2 पेज का हो सकता है, 3 पेज का भी हो सकता है। सो यू हैव टू टेक केयर कि जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जरूर है। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपको ये क्वेश्चंस कब अटेम्प्ट करने हैं। कहीं पता चले स्टार्टिंग में आप इसे पढ़ने बैठ गए और बहुत टाइम लग गया, आप अंडर प्रेशर आ जाओ। इसलिए जो हमें स्टार्टिंग में 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं उसका जुडिशियस यूज करना चाहिए, मतलब उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चनों को जरूर देखना चाहिए कौन से भाई बहुत ज्यादा ट्रिकी हैं, टफ हैं, लंबे चौड़े हैं कि लेंथी हैं, इन्हें हम एंड में कर लें। क्योंकि पहले ही अगर आपने एक बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया और प्रेशर में आ गए तो टाइम गड़बड़ हो जाएगा। सो दैट यू हैव टू टेक केयर। नंबर 2, केस सिनारियो में आपने सीखना क्या है। जैसे अभी मैं आपको ये करवाऊंगा क्वेश्चन, तो ध्यान ये रखना है जैसे आप उसे पढ़ते हैं उससे रिलेटेड जो लॉ है उसका आंसर तुरंत साथ के साथ लिखते रहें, ताकि उसके ऊपर एमसीक्यू जो बाद में पढ़ेंगे अटेम्प्ट करना आसान हो जाए। वरना व्हाट हैपेंस, आप पढ़ लेते हो, फिर क्वेश्चनों पे जाते हो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा फिर आके पढ़ते हो। दैट रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ टाइम। वी हैव टू सेव इट एंड दैट इज द की टू सक्सेस। तो कामयाब होना है तो उस चीज का ध्यान रखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मिस्टर अजय एक रिनाउंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल है, एक्सपीरियंस है इनका बैंकिंग ऑपरेशंस में, तजुर्बे की वजह से ये अपॉइंट हो गए डायरेक्टर कई कंपनियों में। वो भी देखिए, इंटर में कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर का चैप्टर नंबर 11 आता है, हमारे कोर्स में नहीं, क्योंकि हमारा कोर्स कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स पे सेक्शन 148 पे खत्म हो जाता है। क्या तब वो बने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिसका मतलब होता है पूरा दिन जो काम करते हैं इस कंपनी के डीसीएल के। और ही इज वर्किंग एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस, एक कह लीजिए स्पेशलाइज्ड डायरेक्टर बने हैं वो, और 4-5 साल से काम कर रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट वहां का वो हेड कर रहे हैं। कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है, जो कि मेमोरेंडम में लिखा है, क्लियर लिखा है ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम वही काम कर सकते हैं जो हमारी ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा है कि कंपनी पैसे रेज कर सकती है लोन्स वगैरह से, राइट। कंपनी के आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन दी जाती है डायरेक्टर्स को कि वो भारतीय मुद्रा में INR इंडियन रुपीस में 50 लाख तक का लोन पास कर सकते हैं, प्रोवाइडेड बोर्ड मीटिंग में क्या पास किया जाए, बोर्ड रेजोल्यूशन। और अगर 50 लाख से ज्यादा का लोन है, इससे एक्सीड करता है, तो आपको जनरल मीटिंग में मेंबर से रेजोल्यूशन पास करवा के ही आप वो लोन ले सकते हैं। तो पहले पैरे में आप देखिए कोई सेक्शन ऐसा नहीं है जो हम इंटर का यहां अप्लाई करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर से रिलेटेड फाइनल का कंसेप्ट आ गया। लेकिन उससे रिलेटेड ये टेंशन नहीं लेनी कि इंस्टीट्यूट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। उसने एक बेसिक सी चीज लिखी, तो आपने देखा मैंने अलग से कोई सेक्शन कोट नहीं किया। मैं कोट कर सकता हूं दुनिया भर के, लेकिन वो फाइनल के हैं, देयर इज नो सेंस। बस हमने ये सीखा कि डायरेक्टर्स की पावर है 50 लाख की। हमने ये सीखा उससे ऊपर आप रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। तो आप याद कीजिए, अब हम इंटर से रिलेटेड इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं।
देखिए आपको याद होगा हमने पढ़ा है डॉक्ट्रिन, किस चीज का, अल्ट्रा वायर्स का, बियॉन्ड पावर्स कंपनी नहीं जाएगी, राइट, वरना मेमोरेंडम से अगर आप अगेंस्ट चले गए तो ऐसे एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। देन आपको याद होगा हमने डॉक्ट्रिन पढ़ा इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्रिन किसको प्रोटेक्शन देता है, आउटसाइडर्स को डीलिंग विद द कंपनी। जैसे क्या कंपनी में बीआर पास हुआ, जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं, ये अंदर की बात है, बाहर वालों को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो कुछ ऐसा हम साइड पे लिख सकते हैं जो मे भी यूज हो आगे या ना भी यूज हो, वो हमें एमसीक्यू से पता चलेगा। बढ़ते हैं आगे। कहता है डायरेक्टर्स ने देखिए 80 लाख का लोन उठा लिया, तो अंडरस्टूड है रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में भी, और लिखा है आफ्टर पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, और उसमें से देखिए साफ लिखा है बोर्ड रेजोल्यूशन। तो देखिए यहां पे डायरेक्टर्स की तरफ से मोटा मोटा मुझे दिख रहा है आपने डिफॉल्ट किया है, आपने ओआर पास नहीं किया, जो कि आपको करना चाहिए था। लेकिन हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से ये पढ़ के आते हैं, आपको याद होगा केस रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवान का केस से प्रोटेक्शन मिल जाएगी आउटसाइडर को, मींस लेंडर को, उसको नहीं मालूम कि आपने रेजोल्यूशन पास किया है या नहीं। 80 लाख का लोन उठाया, उसमें से 60 लाख पैसे का आपने इस्तेमाल किया है लेजिटिमेट मींस जो लीगल आपकी लायबिलिटी है उसको पे करने में। ये कंपनी जो है वाइडली हेल्ड है, इसका मतलब है पब्लिक कंपनी है, बहुत सारे लोगों के पास इसके शेयर्स हैं, आम जनता के पास है, और देखिए क्लियर लिखा है 5600 मेंबर्स हैं एज पर ROM, स्टैंड्स फॉर रजिस्टर ऑफ मेंबर। कंपनी की 21वीं AGM होती है और ये होती है 1 सितंबर 2020 को, जहां पे 34 मेंबर आते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं कहूंगा यहां क्वेश्चन जो मूव कर रहा है वो जा रहा है सेक्शन नंबर आपके 103 की तरफ, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, कॉरम। तो कॉरम आपने देखिए पढ़ा होगा, पब्लिक कंपनी में 3 लिमिट आती है, 5, 15, 30। तो जब नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स 5000 से ऊपर, जैसे यहाँ 5600 है, तो आपने देखा होगा हम पढ़ते हैं कॉरम कितना होता है, 30, या ये लिमिट हायर की जा सकती है, कम नहीं, हायर कर सकते हैं अगर आर्टिकल्स चाहें तो 30 लोग चाहिए। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए, जब हमने 30 की काउंटिंग करनी है, मेंबर्स इन पर्सन लेने हैं, जिसका मतलब है हम किसे कंसीडर नहीं करेंगे, प्रॉक्सी को। तो AGM होती है, समस्या क्या हुई आपके सामने है, 34 मेंबर आते हैं, लेकिन समस्या ये है जिसमें से कहता है 7 है प्रॉक्सी, तो 34 में से 7 में माइनस करता हूं तो 27 बचे, तो मुझे साफ दिख रहा है 103 का कॉरम का यहाँ पे डिफॉल्ट है, मीटिंग इनवैलिड है क्योंकि कॉरम नहीं है, रेजोल्यूशन भी क्या होंगे, इनवैलिड ही होंगे। आगे कहता है इसमें से 6 मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल प्रॉक्सी। तो ये भी आपको पता होगा कि एक आदमी 50 लोगों का प्रॉक्सी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक प्रोविजन जरूर आप प्रॉक्सी के ऊपर पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 105 में देखिए प्रॉक्सी पढ़ते हैं, वो हम ये पढ़ते हैं कि अगर किसी आदमी के पास 10% शेयर्स हैं तो उसका एक्सक्लूसिव प्रॉक्सी होता है। तो यहां 6 मेंबर, उनका एक प्रॉक्सी है, तो कोई दिक्कत यहां नजर नहीं आ रही। कहता आर्टिकल्स देखिए साफ लिखा है साइलेंट है अबाउट द कॉरम, इसलिए 30 की लिमिट देखनी थी, जो कि यहां कंप्लाई नहीं हो रहा है। आगे मिस्टर अजय कहता है इज ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ एक और कंपनी PSL। कहता है ये कंपनी लगभग 25 साल पहले बनी थी एज प्राइवेट कंपनी, और सिर्फ इसके 10 एम्प्लॉय थे, 3 कमरों की बिल्डिंग से कंपनी बनी। इस दौरान कंपनी ने भयंकर ग्रोथ करी, और इस दौरान ये पब्लिक भी हो गई और ये लिस्टेड भी हो गई। इस कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है आउट ऑफ प्रीवियस ईयर्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑन 31 अगस्त 2020 ऑन द ओकेजन ऑफ कंपनी की 25वीं एनिवर्सरी, और PSL ने ये पैसा डिपॉजिट करवा दिया एक सेपरेट बैंक अकाउंट में 4 सितंबर को। तो यहां से सीखिए आप, देखिए हम क्या पढ़ के आते हैं, हम पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 123 के अंदर, एग्जैक्टली कहूं तो सब सेक्शन 4 कहता है कि जैसे आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, आपने एक सेपरेट बैंक अकाउंट जो कि खुलवाना है स्केड्यूल्ड बैंक के अंदर, इन स्केड्यूल्ड बैंक, राइट, वहां पे एक अलग से आप खाता खुलवाइए, और उसके अंदर ये पैसा आपने क्या करना होता है, जैसे डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिपॉजिट करना होता है विद इन व्हाट 5 डेज, नेचुरल है फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो यहां देखिए क्या ऐसा हुआ, 31 अगस्त को आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो आपके पास 5 दिन का समय है। तो देखिए चौथे दिन ही आपने इसे जमा करवा दिया है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि आपने पैसा जमा करवा दिया बैंक अकाउंट। लेकिन समस्या देखो कहां है, समस्या ये है,
आपने पैसा जमा करवाया एनबीएफसी के पास, विच मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और हम क्लियर पढ़ते हैं पैसा जमा कर किसके पास करवाना है, बैंक के पास आपने पैसा जमा करवाना है। तो ये डिफॉल्ट हमें सीधा सीधा यहां दिख रहा है। बढ़ते हैं आगे। मिस्टर अजय एक किसान परिवार से आते हैं, फार्मिंग परिवार से आते हैं, और ये साथ में एक सोल मेंबर है, एक एनडीएल ओपीसी कंपनी है। तो ठीक है, उसमें एक मेंबर होता है, ओपीसी आप पढ़ के आते हैं सबसेक्शन 62 में, सेक्शन 2 के अंदर। और मिस्टर अजय के फादर, उसके जो फादर साहब हैं नॉमिनी हैं, तो ऑब्वियसली एक नॉमिनी भी हमें चाहिए होता है। कहता अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है एनडीएल का, उन्होंने ओनली P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी है, नहीं बनाई है कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू अकाउंट्स। और कहता स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसके ऊपर क्या लगा, इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम 240 में, जिसमें हम कहते हैं कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा, P&L आएगा, बैलेंस शीट आएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आएगा एंड नोट्स टू अकाउंट्स आएगा। तो समस्या क्या दिख रही है आपको, आपने अभी देखा कि कंपनी ने कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाए, नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनाए। अब आपको यह पता होना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉट रिक्वायर्ड, ये नहीं बनाने की आवश्यकता होती है, और ये ना तो ओपीसी को चाहिए होते हैं, ना ही स्मॉल कंपनी को चाहिए होते हैं, ना ही ये डोरमेंट कंपनी को चाहिए होती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाए, कोई डिफॉल्ट नहीं है, लेकिन समस्या कहां आ गई, नोट्स टू अकाउंट्स तो बनाने पड़ेंगे, आपने नहीं बनाया। तो ये भी हमें यहां पे तुरंत क्या दिख रहा है, ये डिफॉल्ट यहां पे दिख रहा है। तो इसलिए तो जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं, सीखने वाली चीज ही, जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वहां लिखते जाओ कि हाँ यार ये डिफॉल्ट हो रहा है, ताकि जब हम करेंगे एमसीक्यू वो आपसे गलत ना हो। तो तरीका आपने मेन कैच करना है मेरे इस लेक्चर से। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो ये कहता है रिगार्डिंग कंप्लायंस फॉर डिक्लेरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड के ऊपर प्रश्न आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपसे करेक्ट पूछी गई है कि इनमें से करेक्ट क्या है। पहली बात ने पढ़ लिया था, डिविडेंड से रिलेटेड वॉयलेशन तो हुआ है, इसलिए ये देयर इज वॉयलेशन, तो मेरे को 3 ऑप्शन दिख रही हैं जो ठीक हो सकती हैं। देखिए मैं थोड़ा सा इस लेक्चर से समय बचाना चाहूंगा कि बिना मतलब मैं बाकी पढ़ के आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। क्यों, देयर इज वॉयलेशन बिकॉज द बैंक अकाउंट शैल बी ओपन विद शेड्यूल्ड बैंक, मैंने आंसर लिख के दिया था। अब आप देखें यहां पे भी वॉयलेशन है, तो यहां वो प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो प्रॉफिट देखिए आपको ये पता होना चाहिए, इंटरिम डिविडेंड के सोर्सेस कोई भी हो सकते हैं, पिछले साल के प्रॉफिट हो, इस साल के हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो और यहां पे था कहता वॉयलेशन है क्योंकि आपने अकाउंट जो है वो एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट नहीं, सेपरेट होता है। तो स्ट्रेट वे जो मैंने आपको पहले लिख के दे दिया आंसर, सीधा सीधा हमें मिल गया, व्हाई टू वेस्ट द टाइम। देन 1.2 क्वेश्चन कहता है कि जो जहां तक फाइनेंस फॉलोइंग पूछा गया कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड अगेन प्रश्न है, ओपीसी जो हम पढ़ के आए थे। तो देखिए अगेन यहां पे ए ऑप्शन ठीक दिख रही है। क्यों, क्योंकि क्या लिखा है इसमें, ये कंपनी फेल्स टू मीट द रिक्वायरमेंट बिकॉज इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इंक्लूड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू अकाउंट्स। तो ये एक रीजन था, राइट, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आपको बनानी नहीं होती। देयर आफ्टर प्रश्न नंबर तीसरे में कहता है द बोरिंग ऑफ 80 लाख का लोन उठाया था, जबकि बोर्ड रेजोल्यूशन से 50 लाख की आपकी लिमिट थी। कहता 80 लाख का आपने लोन उठाया डायरेक्टर्स ने किया, तो देखिए डायरेक्टर्स ने गलत ही है, राइट। तो अब उससे पूछा गया क्या ये लोन ले नहीं सकते थे, ले सकते थे, बस आपको क्या चाहिए था, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में चाहिए था। क्या ये शुरू से वॉइड है, ये कहना गलत होगा। क्या ये वॉइड है, ये भी कहना गलत होगा। तो बेटर ऑप्शन कौन सी है, ये हम ये कहेंगे वॉइडेबल, कि आप चाहो तो इसे वैलिड कर लो, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं भी पास किया है, राइट, तो आप उसे बाद में पास करके रेटिफाई कर सकते हो ऐसे एक्ट्स को। तो वॉइडेबल इज द गुड ऑप्शन। तो मैं इस क्वेश्चन को कहूंगा अच्छा है, पक्का आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार के रूप में ले लीजिए, क्योंकि आप कई तरह से इसको सोच करके आंसर इसका गलत लिख सकते हैं। तो वॉइडेबल इज बेटर ऑप्शन। मैं रीजन लिख देता हूं, एज रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग वाला नॉट पास्ड, क्योंकि आपने जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना था, वो नहीं हुआ। और दूसरी बात क्योंकि ये सिर्फ लोन के ऊपर बात कर रहा है, तो हम ये कहेंगे रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। और रीजन थोड़ा मैं लिख दूं, एज इट कैन बी रेटिफाइड। इसका मतलब होता है बाद में मेंबर से आए
आप इसे वैलिड करवा भी सकते हैं। तो इसलिए बेटर ऑप्शन कौन सी रहेगी, वोटेबल। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ वो एजीएम। तो एजीएम में हम क्या देख रहे थे, quorum की समस्या थी। तो अगेन यहां पे आंसर ए करेक्ट हो जाता है। क्यों, द मीटिंग डज नॉट हैव अ quorum बिकॉज 30 मेंबर्स नीड टू बी प्रेजेंट इन पर्सन। आपने देखा 27 थे, तो 30 होने चाहिए, इन पर्सन होने चाहिए। तो यहां इसका आंसर हम पहले दिखाए थे, तो हमें कुछ इसमें देखने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद ये प्रश्न समाप्त हो गया। जो केस सिनारियो हमने देखा, दरअसल केस सिनारियो नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है यहां से। तो ये नेक्स्ट केस स्टार्ट हो गया, केस 2। कहता है मिश्रा जी जो हैं वो डायरेक्टर हैं इस SCCL के अंदर, और ये कंपनी उनके पिताजी ने बनाई थी 5 जुलाई 1995 को एज पब्लिक कंपनी बनाई थी। तो ध्यान दीजिए, पब्लिक कंपनी हमें लिखना जरूरी होगा क्योंकि उसी के ऊपर प्रश्न बनेंगे कुछ ना कुछ। इस कंपनी ने क्या किया, एक लोन एक्सेप्ट किया है, 1.5 करोड़ का एक्सेप्ट किया मिश्रा जी से। एंड डू नॉट फॉरगेट मिश्रा जी कौन है, इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लिया है और एक्सपेक्टेशन ये है 2 बरस के बाद हम लौटा देंगे। कहता है इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट रिकॉर्ड्स द रिसीट एज लोन। आपने उसे लोन दिखाया है अंडर नॉन करंट लायबिलिटीज। तो देखिए, आपको अगर याद हो हमने डिपॉजिट्स का चैप्टर पढ़ा था, राइट। तो डिपॉजिट्स अगर आप जानते हैं तो डिपॉजिट्स के ऊपर बेटा नेचुरल है, आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ के आते हो, सेक्शन 73 से लेते हुए 76A के अंडर। वहां पे हम क्या पढ़ते हैं, हम उसके अंदर पढ़ते हैं रूल नंबर 21 क्लॉज E कि हम कुछ चीजों को डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। तो उसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं, लोन फ्रॉम डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर से लोन लिया गया है तो हम उसे कहते हैं नॉट अ डिपॉजिट, कि हम उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे उस, राइट। तो दैट मीन्स उसे लोन ही मानेंगे। तो यहां ये कह रहा है कि हमने लोन माना है। एट द टाइम ऑफ एडवांसिंग लोन मिश्रा जी ने अफर्म किया है, कंफर्म किया है, जिसका मतलब है राइटिंग में कि ये पैसा नॉट गिवन आउट ऑफ द फंड्स एक्वायर्ड बाय हिम बोरिंग। मीन्स उन्होंने ये पैसा किसी से लोन लेके आगे नहीं दिया कंपनी को, बल्कि उनका खुद का पैसा है या कहीं से लोन या डिपॉजिट लिया हो। तो ये भी एक कंडीशन हम साथ में पढ़ते हैं कि नॉट डिपॉजिट इफ आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है नॉट आउट ऑफ बोरिंग्स। तो ठीक है, कंपनी ने इसे लोन दिखाया तो बड़ी अच्छी बात है, इसे डिपॉजिट आपको दिखाना भी नहीं चाहिए। अगले पैरे में चलते हैं। तो अगले पैरे में बात हो रही है एक DBSL कंपनी की, और लिखा है यहां पे ये एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। ये भी कहता है एक डिपॉजिट लेती है फ्रॉम पब्लिक, और कहता है एज ऑन 1 नवंबर 2018 इसने डिपॉजिट लिए हैं जो कि वापस होंगे 30 सितंबर 2023 तक। तो यहां आपको ये पता होना चाहिए, जब आप डिपॉजिट से पैसा उठाते हैं तो उसका मैक्सिमम जो पीरियड होता है वो होता है 3 बरस या कह लीजिए 36 महीने। और यहां पे आप प्राइमा फेसी देखिए, 2018 से 2023 को वापस करोगे तो लगभग 5 साल दिख रहे हैं। तो हमें यहां पे स्ट्रेट वे क्या नजर आ रहा है, डिफॉल्ट नजर आ रहा है। इतना लंबा टेन्योर हो ही नहीं सकता है। कहता है इस कंपनी ने साथ में एक लैप लिया, लैप का मतलब है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, 10 साल के लिए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। FI से लिया है 18 जून को। लेकिन जब प्रॉपर्टी गिरवी रखी है तो इसके ऊपर क्या लग गया बेटा, हम पढ़ के आते हैं चार्जेस का चैप्टर, और चार्जेस का चैप्टर हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 77 से लेते हुए कहां तक, 87 तक। तो जब आपने प्रॉपर्टी के ऊपर ये लोन उठाया तो चार्ज तो क्रिएट करना होगा। तो ध्यान दीजिए, पहली बात महत्वपूर्ण चीज आ गई, हमने लोन कब उठाया है, 18 जून 2020 को। अब आपको पता क्या होना चाहिए, चार्जेस की देखिए हम पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 77, उसमें क्या पढ़ के आते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करवानी ही होती है ROC के पास विद इन 30 दिन। जिस दिन आपने ये लोन उठा लिया है, तो लोन कब उठा लिया भैया, 18 जून को उठा लिया, तो 30 दिन आप यहां से काउंट कीजिए। तो जून का महीना होता है 30 का, तो जून के मिल गए 12 दिन, तो 18 दिन और पकड़ लीजिए। 18 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन करवानी थी। कहता चार्ज वॉज क्रिएटेड ऑन दैट डे, लेकिन क्रिएट तो कर दिया लेकिन आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो डिफॉल्ट हो गया। रजिस्ट्रेशन करवानी ना ROC के पास। फाइनली अच्छा आप नहीं करवाया 18 जुलाई तक, तो आपने पढ़ा होगा भैया यहाँ एक्सटेंशन मिलता है 30 दिन का, और वो भी ROC देता है, लेकिन अब की बार आपके ऊपर लगती है एडिशनल फीस, एक्स्ट्रा फीस। तो 18 जुलाई में तक आपको करवाना था 30 दिन। अगर मैं और ऐड कर दूं तो यहां आंसर क्या निकल आया, तो भाई जुलाई होता है, ध्यान रखें 31 तारीख का, राइट। तो 18 जुलाई के बाद 31 तक बने 13 दिन, तो यूं कह लीजिए 17 दिन और उठा लें तो 17 अगस्त तक आपको रजिस्ट्रेशन करवानी थी।
बट प्रॉब्लम क्या हुई, देखिए आपके सामने क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है। फाइनली कहता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन दी गई है कब, 18 अगस्त को। तो 18 अगस्त को दी गई है। अब क्या होगा, तो आपको याद होगा 77 ही कहता है फर्दर एक्सटेंशन आरओसी दे सकता है 60 दिन का। लेकिन ये जो 60 दिन का फर्दर एक्सटेंशन लगता है, इसके ऊपर लगती है एड वॉलरम फीस। तो मैं थोड़ा बता दूं, इंस्टीट्यूट ने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछ लिए ऐसे, बहुत ही टेक्निकल लेवल पे जाके। एडिशनल का मतलब भी एक्स्ट्रा फीस है, एड वॉलरम का मतलब भी एक्स्ट्रा फीस होता है, लेकिन एड वॉलरम कंप्यूट किस पे होता है, जो लोन लिया है उसकी वैल्यू पे क्रिएट होता है। सो एड वॉलरम मीन्स ये जो फीस लगती है ऑन वैल्यू लगती है, वरना एक नॉर्मल फीस कह लीजिए इतने रुपए, एडिशनल मीन्स इतने और, बट ये ऑन वैल्यू कंप्यूट होगी क्योंकि 18 अगस्त आपको दिख रहा है ये वॉल्यूशन हुआ है। फर्दर कहता है एक ये जो SCCL जो इसका ये पहला पैरा था, ध्यान दीजिए यहां कोई और कंपनी है, यहां कुछ और स्टार्ट हो गया, तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। जो पैरा पढ़ रहे हैं उसके ऊपर सोचिए, जो जो आता है लिखते जाओ, बट आप देख रहे हो टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है। दिस इज यू हैव टू टेक केयर इन द एग्जाम कि ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए मुझे अटेम्प्ट कब करने हैं। ये अलग कंपनी थी। अब पैरा नंबर 3 में देखिए फिर से कमबख्त ये पैरा नंबर 1 वाली कंपनी पे आ गया, बताओ। तो इसलिए इंस्टीट्यूट यहां पे आकर के हमें पूरा चेक करता है। SCCL कहता रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका पौंटा साहिब जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और उसका एक ऑफिस और है देहरादून जो कि उत्तराखंड में है। लेकिन कहता कंपनी के 15% मेंबर्स जिनका नाम ROM में चढ़ा हुआ है वो नैनीताल दैट इज उत्तराखंड में रहते हैं। तो कंपनी का एक लाइसेंस ऑफिस है नैनीताल में भी। मैनेजमेंट जो है इज विलिंग टू प्लेस द रजिस्टर ऑफ मेंबर एट नैनीताल। तो हम इसके ऊपर क्या पढ़ के आते हैं, हम पढ़ के आते हैं सेक्शन 94 रजिस्टर ऑफ मेंबर आपने कहां रखना है। तो हम सिंपल कहते हैं ये आपने रखना होता है रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर, लेकिन हम ये भी कहते हैं एनी अदर प्लेस में भी हम रख सकते हैं, प्रोवाइडेड यहां कंडीशन होती है कि उस प्लेस में मोर देन 10% क्या रह रहे हो मेंबर्स। तो आपको इस पैरे में साफ लिखा है नैनीताल में कितने मेंबर रह रहे हैं, मोर देन 15%। साथ में एक कंडीशन ये भी आता है एंड जनरल मीटिंग में क्या पास करना पड़ेगा, SR। तो आप नैनीताल में रख सकते हैं। बाकी हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछेगा वो। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए चौथा पैरा स्टार्ट होता है और कमबख्त फिर से ये सेकंड पैरे वाली जो कंपनी है उसकी बात कर रहा है। कहता है इस कंपनी ने अपनी 7th EGM बुलाई है 10 सितंबर को। ठीक है जी, कहां बुलाई है, रजिस्टर्ड ऑफिस। ये भी ठीक है क्योंकि EGM के ऊपर आप पढ़ के आते हैं सेक्शन 96, तो रजिस्टर्ड ऑफिस में की जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता नोटिस दिया गया, नोटिस कहां पढ़ते हैं 101 में पढ़ते हैं हम, और क्या पढ़ते हैं 21 क्लियर डेज का नोटिस होता है। कहता नोटिस दिया गया 21 अगस्त को। मैं एक बहुत सिंपल फॉर्मूला देता हूं कि अगर आपने एक वैलिड मीटिंग करनी होती है, वैलिड GM करनी होती है, तो अगर ये एक फॉर्मूला लेके चलिए, मतलब अगर महीने की 25 तारीख को मीटिंग कर रहे हो तो नोटिस 1 को देना होता है। 1 से 25 की गेम खेलिए। तो यहां पे आप देख रहे हैं नोटिस दिया गया है 21 अगस्त को, मीटिंग कब है 10 सितंबर को। तो जैसे मैंने कहा 1 से 25, 1 को नोटिस तो 25 को वैलिड मीटिंग हो सकती है। तो 21 अगस्त होता है 31 दिन का, तो 21 तारीख को भी साथ में लेके चलिए, ये आगे जी 11 दिन, और प्लस ये आपके सितंबर के कितने दिन कह रहा है, 10 सितंबर कह रहा है भाई। ये तो टोटल मिला के ही कितने बने हैं 21 दिन। 21 दिन क्लियर होता है, लेकिन आपने पढ़ा होगा EGM के ऊपर सेक्शन नंबर 20 कहता है भैया 2 दिन तो हमें पोस्ट के चाहिए होते हैं, इसलिए मैं कह रहा था 1 से 25। क्लियर का मतलब होता है जिस दिन नोटिस दिया, जिस दिन मीटिंग है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए 1 से 25 कह रहा था। तो मुझे स्ट्रेट वे यहां दिख रहा है कि भैया ये नोटिस में क्या दिख रहा है, मेरे को तो डिफॉल्ट दिख रहा है। तो क्या शॉर्ट नोटिस दे सकते हैं, यस शॉर्ट नोटिस भी आपने सुना होगा दे सकते हैं। और आगे क्या कह रहा है 78% ऑफ मेंबर्स ने अपनी कंसेंट दी है। क्या दी है, अपनी कंसेंट दी है। नेचुरल है किससे रिलेटेड दी होगी कि शॉर्टर नोटिस दे दीजिए। तो ये भी हम पढ़ के आते हैं सेक्शन 101 के अंदर कि हाँ शॉर्ट नोटिस हो सकता है, लेकिन EGM है तो उसका लॉ अलग है, EGM का अलग है, या EGM है। तो हमने ये पढ़ा कि 95% जो इंटाइटल्ड हैं टू वोट वो शॉर्ट नोटिस के लिए अपनी कंसेंट दें। यहां आपने देखा 78% लिखा है, तो हमें यहां पे भी दिख गया, क्या दिखा कि भैया यहां पे भी वायलेशन कहें या डिफॉल्ट है। अब आपके सामने है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कहता है कि राइट स्टेटमेंट इनमें से पिक करें SCCL कंपनी से रिलेटेड, विलिंगनेस उनकी टू कीप एंड मेंटेन रजिस्टर ऑफ मेंबर एट नैनीताल। तो हमने कहा था रख सकते हैं क्योंकि आपने कंप्लाइंस किया है। तो करेक्ट आंसर सी दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ROM कैन बी केप्ट एट नैनीताल आफ्टर पासिंग वॉट SR देखिए आ गया, क्योंकि वहां पे मोर देन देख रहे हैं 1/10 मेंबर रह रहे हैं। तो ये मैंने पहले ही आपको लिख के दे दिया था, राइट।
तो बाकी टाइम मैं बचा रहा हूं बिना मतलब में उनको पढ़ के। मैं ये आप क्लास देख रहे हूं, लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम, सो जस्ट बी ऑन द पॉइंट। अगला आ रहा है जो डिपॉजिट उठाए हैं डीबीएसएल ने और उसकी ड्यूरेशन देखी थी ना, वो 3 साल से ज्यादा दिख रही थी, दैट इज रॉन्ग। तो अगेन पूछा गया बताइए कौन सी स्टेटमेंट क्या है इससे रिलेटेड करेक्ट है। तो डी पॉइंट दिख रहा है क्योंकि वायलेशन हुआ है, बिकॉज मैक्सिमम पीरियड मैंने बोला था कितना हो सकता है 36 महीना, वो तो लगभग 5 साल दिख रहे थे हमें। देयर आफ्टर अगेन ये रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस जो मैंने लिखा था कि वो 30 दिन में नहीं हुआ, 30 दिन के एक्सटेंशन में नहीं हुआ, लेकिन 60 में एड वॉल्रम ड्यूटी लगेगी। सो इसलिए द चार्ज कैन बी रजिस्टर्ड इफ रजिस्ट्रार परमिट्स विद पेमेंट ऑफ व्हाट, एड वॉल्रम फीस। बाकी ऑप्शंस में देखो क्या लिख दिया होगा, जैसे देखो एडिशनल फीस लिख गया, स्टैंडर्ड लिख गया। तो इन शॉर्ट देखिए बहुत टाइट लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहा कि बच्चे को जिसको एग्जैक्ट पता हो एडिशनल एड वॉल्रम। सो फ्रॉम हियर यू कैन रियलाइज द ग्रेविटी कि आरटीपी में ऐसे प्रश्न है तो एग्जाम में यू नेवर नो, सो डोंट टेक एनी चांसेस स्टूडेंट्स। सो अगला प्रश्न कहता है विद रेफरेंस टू लोन, जो लोन दिया था मिश्रा जी ने, जिसे हमने कहा था यस हम इसे क्या नहीं मानेंगे, डिपॉजिट नहीं मानेंगे, लोन मान सकते हैं। वेदर द सेम इज टू बी क्लासिफाइड एज डिपॉजिट और नोट, तो मैंने आपको बता दिया था उसे डिपॉजिट मानना नहीं चाहिए, बिकॉज उसने डिक्लेरेशन दे दी थी कि ये पैसा उसका खुद का है, उसने बाहर किसी और से लोन उठा के नहीं दिया है, तो ये कंडीशन होती है उसके साथ। नेक्स्ट, कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ द नोटिस फॉर एजीएम, तो जो मैंने कहा था कि यस डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट है तो बी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि नॉट वैलिड है बिकॉज नोटिस गिवन विद द शॉर्टर ड्यूरेशन हैज टू बी बाय व्हाट 95%, जबकि क्वेश्चन में क्या था 78%। तो इसके साथ हम 2 केस सिनारियो पढ़ के आ चुके हैं। अब नॉर्मल क्वेश्चन है, कहने का मतलब है यहां से स्टार्ट हो जाते हैं इंडिपेंडेंट एमसीक्यू, मतलब इसका जो ऊपर आपने पैरा पढ़ा उससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि नंबरिंग 3 से पता चल रहा है। और ये है कंपनीज एक्ट के ऊपर, और आपसे पूछा गया बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कॉन्ट्रेरी है, कॉन्ट्रेरी मींस ऑपोजिट है, जो लॉ में नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट आप पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 42 के अंदर बेटा, चैप्टर नंबर 3 के अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट, वो मालूम होगा साल में 200 लोगों से आप पैसा उठा सकते हो। तो पहली क्या कह रहा है, प्राइवेट कंपनी, यस वो भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। हाँ उसके अंदर हम एक कंडीशन, तो पहली भी ठीक है। सेकंड में कहता है एसआर पास करना, हाँ ये भी करना पड़ता है। पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, बिल्कुल ठीक है, तीनों ठीक है। तो सी ऑप्शन बचती है। मिनिमम ऑफर पर पर्सन मार्केट वैल्यू 20,000, देखिए हम ऐसा कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए यहां पे ये ऑप्शन गलत है, लेकिन यही पूछा गया कौन सी गलत ऑप्शन है, राइट। इसके बाद अगला जो प्रश्न एमसीक्यू में आ गया वो देखिए आपके सामने है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे है। कहता है विशाल ने अपना घोड़ा दिया है प्रीत को, घोड़ा जो है वो जंगली है नेचर में, अभी डोमेस्टिक नहीं हुआ, विशियस है, मतलब आपको पटक सकता है। विशाल जो कि जब आप अपना घोड़ा किसी को दे रहे हैं, अपना सामान किसी को देते हैं, हम आपको कहते हैं बेलर। तो आप दे रहे हैं तो आपने ये नहीं बताया कि घोड़ा विशियस है, घोड़ा भाग गया, प्रीत को गिरा गया, चोट भी लगी, तो पूछा है आपसे कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर आप सेक्शन 150 पढ़ते हैं, क्या है ड्यूटी ऑफ बेलर। एक बेलर की ड्यूटी होती है, बेलर मीन्स जो सामान दे रहा है, क्या ड्यूटी है, टू डिस्क्लोज, वो बताए बेली को क्या, डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। और अगर आप इस प्रश्न को देखते हैं, ये सेक्शन 150 की इलस्ट्रेशन है, मतलब खुद लॉ के अंदर ये चीज दे रखी है, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। आपको मालूम था, आपने नहीं बताया, तो इसलिए जो उसको नुकसान हुआ है, चोट लगी है, आपको पैसे भरने पड़ेंगे। अगला प्रश्न अगेन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे एमसीक्यू पूछ लिया गया है। तो यहां पूछा गया है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एनी गारंटी जो कि ऑब्टेन करी है मिस रिप्रेजेंटेशन से, जिसका मतलब है कि भैया फॉल्स स्टेटमेंट देते हुए, तो ये क्लियरली मिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आप सेक्शन 142 पढ़ के आते हैं, और ऑप्शन इज व्हाट, इनवैलिड। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, इसके ऊपर और क्वेश्चन अच्छा बन सकता है अगर ऑप्शन में वर्ड लिख दिया जाए वॉइड, तो वॉइड और इनवैलिड हम दोनों सेम लेके चल पड़ते हैं, बट याद रखें लॉ ने वर्ड क्या इस्तेमाल किया है, इनवैलिड। सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड कि अगर एक वॉइड ऑप्शन होती तो शायद बच्चा और गलती कर सकता है। नाउ गोइंग टू द डिटेल क्वेश्चंस, और आपके सामने है, सबसे पहले कंपनीज एक्ट के ऊपर है। पहला प्रश्न कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, ऑब्वियसली ये पब्लिक कंपनी है, उसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं,
तो आप जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं, जब आप कंपनी में ऑडिटर बनते हैं, तो देखिए हम एक सेक्शन पढ़ते हैं 144 के अंदर क्या आता है, जब आप कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं तो प्रोहिबिटेड सर्विसेज हैं कि कुछ ये सर्विसेज आप कंपनी को नहीं दे सकते हैं, जिसके ऊपर मैं एक सिंपल कोड की करवाता हूं कि भैया बीड़ी मार 7 कार्य हैं आप नहीं कर सकते। उनमें से डी वाला कार्य क्या है, डिजाइन करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम आप डिजाइन नहीं कर सकते हैं। उसी के ऊपर ये प्रश्न है, देखिए क्या लिखा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिक्वेस्ट किया स्टैट्यूटरी ऑडिटर को टू एक्सेप्ट द असाइनमेंट ऑफ डिजाइनिंग टू स्ट्रेंथन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। हाउ विल यू अप्रोच टू दिस प्रपोजल एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉन्सिक्वेंसेज इफ एनी ऑफ एक्सेप्टिंग दिस प्रपोजल। तो हम सिंपल कहेंगे भैया नॉट टू टेक असाइनमेंट, आप ये कार्य ना लीजिए, क्योंकि अगर आप ये ले लेंगे अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज आपको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज ये हो जाएगा वकेशन अंडर सेक्शन 141 सब सेक्शन कौन सा 4, क्योंकि आप डिफॉल्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, मैं इसे अच्छा क्वेश्चन कहूंगा, वैसे तो थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि ये छोटी सी एक गलती बच्चे कर लेते हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने 19-20 में ऑब्जर्व किया कि बड़ा जरूरी है कंपनी के खाते रीओपन किए जाएं। तो देखिए इनकम टैक्स वाले रीओपन करना चाहते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, कंपल्सरी रीओपनिंग, क्योंकि 2 सेक्शन है, एक वॉलेंटरी पे है, कंपल्सरी पे है। तो इसके ऊपर आप पढ़ते हैं 130 के अंदर कंपल्सरी रीओपनिंग ऑफ बुक्स। तो इनकम टैक्स वाले रीओपन करना चाहते हैं, बट कौन से बरस से, 8-9 से, अरे बाप रे बाप। तो 8-9 से 19-20 तक का सफर, ये तो बहुत साल हो गए। तो हमने 130 में क्या पढ़ा है, आप रीओपन कर सकते हैं बुक्स वगैरह, लेकिन कितने साल की, पिछले 8 साल की, 8 इयर्स प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बुक्स आप ओपन कर सकते हैं, अनलेस, हां ज्यादा साल की भी कर सकते हैं, अनलेस इफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड इन्वेस्टिगेशन। अगर कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई हो रही है, जो कि होती है चैप्टर नंबर 14 के अंदर, और इस चीज का जिक्र आप 128 में पढ़ते हैं, क्योंकि 128 में आपने बुक्स बनानी होती है 8 साल की, प्रिजर्व करनी होती है। उसी में हम पढ़ते हैं अगर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है ज्यादा समय के लिए, तो ज्यादा समय के लिए बुक्स बनी है तभी रीओपन होंगी। तो यहां प्रश्न क्या है, एंड देयरफॉर फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर एनसीएलटी, क्योंकि 130 में एनसीएलटी के थ्रू ही आप रीओपन कर सकते हैं, to issue an order to reopen and recast the financial statement, examine the validity of application made by income tax authorities। तो आपसे वैलिडिटी पूछी गई है तो मैं इसे इनवैलिड कहूंगा। क्यों कहूंगा, क्योंकि मैं कहूंगा भैया 8 बरस के लिए होता है, तो ये तो 8 से ज्यादा हो गए, अनलेस वाली एक एक्सेप्शन है, वो जरूर आप एग्जाम में कोट करें। अगला प्रश्न, तीसरे में 2 पार्ट पूछे गए हैं। कहते हैं मिस्टर बिंद्रा जी जो हैं उनके पास 950 इक्विटी शेयर्स हैं, लेकिन कौन सी कंपनी के हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी के हैं, और बायोसेफ हर्बल्स जो कंपनी है वो डिक्लेयर करना चाहती है डिविडेंड। तो आप क्लियरली पढ़ के आते हैं डिविडेंड आप डिक्लेयर सेक्शन 8 कंपनी नहीं दे सकती, कांट, क्योंकि आपके ऊपर क्या है, प्रोहिबिशन है। क्योंकि होता क्या है, सेक्शन 8 कंपनी को अपने प्रॉफिट्स जो हैं उन्हें इंप्लॉय करना पड़ता है, जिन ऑब्जेक्ट्स के लिए आप बने हैं, आप मेंबर्स को डिविडेंड दे नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कियारा होल्डर ऑफ 5000 इक्विटी शेयर्स है ऑफ ₹100 ईच ऑफ कानपुर, जो भी है बढ़िया क्वेश्चन है। और मैं यहां कहूंगा कि इंस्टीट्यूट ने अपना जो आंसर दिया है आरटीपी में वो भी ठीक है, लेकिन एक चीज हम और कंसीडर कर सकते हैं, वो जरूर देखिएगा। यहां पे आपके पास 5000 शेयर है, एक शेयर है 100 का, लेकिन आपने कॉल नहीं दी है, कॉल इन एरियर हो गया, राइट। अब इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है 10% का, तो आप बात को समझिए। स्ट्रेट वे अगर हम देखेंगे तो यहां लगता है सेक्शन 51 किसके ऊपर आता है, डिविडेंड के ऊपर आता है। और ये क्या कहता है कि डिविडेंड कैसे देना है, 51 कहता है इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स, अगर कंपनी के आर्टिकल्स के हिसाब से आपने जो डिविडेंड देना है, डिविडेंड, डी फॉर डिविडेंड, इन प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट पेड अप ऑन शेयर्स। तो 51 साफ कहता है कि डिविडेंड देना चाहिए इन प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट पेड अप, राइट। अब इसके साथ एक लिंक और कीजिए, अगर आपको सेक्शन 127 याद हो, 127 होता है डिविडेंड 30 दिन में देना होता है, लेकिन 127 में ही हम कहते हैं कि
कंपनी जो है ना डिविडेंड को एडजस्ट कर सकती है। अगर कुछ आपके ड्यूज कॉल्स वगैरह जो आपने नहीं दिए एडजस्ट कर सकती है, राइट। यहां देखिएगा, देखिए अगर हम शेयरों की नॉमिनल वैल्यू लेके चलें तो हमें भी साफ नजर आ रही है 5000 शेयर है, 100 का है, 5 लाख बन गया। उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 10% डिविडेंड कितना बन गया, 50,000 रुपए। तो देखिए ये बना 5 लाख रुपया। 5 लाख के ऊपर जब हम देखते हैं तो ये बनता है 10%, दैट इज 50,000। तो बेटा जी अब इशू क्या है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं ही कहूंगा देखो 5000 शेयर है, 100 का, अगले 10 रुपए की कॉल नहीं दी तो 90 रुपए दिए। तो दिमाग लगाओ, 90 रुपए दिए। तो अगर मैं सेक्शन 51 के हिसाब से चलूं, 5000 शेयर है, 90 दिए, 4.5 लाख हुए। तो उसको डिविडेंड तो 10% इसके ऊपर मिलना चाहिए 45,000, क्योंकि 51 क्या कह रहा है, ऑन द अमाउंट पेड अप। अब इंस्टीट्यूट ने अपना आंसर दिया जी 127 के ऊपर। तो ऑब्वियसली अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो देखिए आप आंसर यही दीजिएगा, क्योंकि मेरा काम है एज अ लॉ टीचर की एग्जैक्टली मैं लॉ आपके सामने पेश करूं। अब देखिए इस आदमी का डिविडेंड अगर 5000 शेयर है, 100 का है, क्योंकि डिविडेंड तो देखिए नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है, 50,000 बना। अब उसने कॉल्स नहीं दी तो कॉल मनी कितने की बनी, 5000 शेयर है, 10 रुपए की कॉल नहीं दी, 50,000 हो गया। और 127 में आपको डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, अगर आप कंपनी का राइट है कि अगर कॉल्स के पैसे पड़े हैं तो आप उसमें से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने यही कहा कि 50,000 में से -50,000, ये बना आंसर नील। तो आपसे ये पूछा गया एग्जामिन with reference to the relevant provisions the amount of dividend Kiara should receive। तो इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर दिया she shall receive nil। जबकि यहां पे मैंने एक चीज कोट करी अलग से आपके लिए, एंड वो है ये वाली आइटम। इसका आईसीआई ने जिक्र नहीं किया। उन्होंने अपने क्वेश्चन का अपना आंसर दिया किसके हिसाब से, 127, राइट। इसे हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। तो आप कोई ऐसी बात नहीं है, चलिए तो क्वेश्चन, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे सीए का एग्जाम क्रैक करना है। तो जब उनके आंसर्स हैं तो वो भी अपना सॉल्यूशन इसी के हिसाब से लेके बैठेंगे। तो वरना जैसे आप सोच रहे होंगे सर ने 2 सेक्शन कोड कर दिया, हमें पेपर में क्या करना चाहिए, टेंशन मत लें, जो सेक्शन है उसके हिसाब से आपको अटेम्प्ट करके आना चाहिए। बाकी यहां पे ये आंसर है, लेट्स गो विद दैट and take care। That's why I say again and again, go through the questions, जितने RTP, MTP, past, everything cover up होनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे। कहते हैं जर्नल मीटिंग कंपनी की स्केड्यूल होती है 15 अप्रैल 2019 को 3 बजे। एज पर नोटिस जो भेजा गया कि जो नहीं आ पाएंगे अनेबल, वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। तो प्रॉक्सी के ऊपर बेटा हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 105। नोटिस ऑफ मीटिंग के साथ ही देखिए प्रॉक्सी फॉर्म भेजा जाता है, कहता भेजे गए, और ये प्रॉक्सी फॉर्म आपने कंपनी के पास जमा करवाने होते हैं 48 घंटे पहले ही, ठीक लिखा है, यही लॉ है 105 में। मिस्टर एक्स एक मेंबर हैं, उन्होंने अपॉइंट्स मिस्टर वाई को अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर लिया है। कब अपॉइंट किया, ध्यान से देखिएगा, 10/4/19 को। मीटिंग देखो कब है, 15 को है। तो आपने 48 घंटे पहले मीटिंग से आपने ये प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करवाने होते हैं। तो यहां मैं ये कहूंगा जो मिस्टर वाई प्रॉक्सी है क्या बन गई, वैलिड, राइट। इसके बाद कहता सिमिलरली एक अनदर मेंबर है, मिस्टर डब्ल्यू है, और उसने 2 प्रॉक्सी अपॉइंट कर लिया। अरे बाप रे बाप, 2 प्रॉक्सी अपॉइंट कर लिए। तो आपने 105 में पढ़ा होगा कौन सा प्रॉक्सी वैलिड होता है, लेटेस्ट जो हो इन डेट। लेकिन ध्यान रहे 48 घंटे पहले भी जमा होना चाहिए। उसने 2 प्रॉक्सी एम एंड एन अपॉइंट किए। एम अपॉइंट किया 12/4 को, तो 12/4/15 को मीटिंग है, तो ये वैलिड दिख रहा है। और एन वाला अपॉइंट किया है 14/4 को, तो हम कहेंगे लेटेस्ट ये है। लेकिन लेटेस्ट तो है, लेकिन यहां वायलेशन हो गया या डिफॉल्ट हो गया किसका, 48 आवर्स का। तो इसलिए 2 प्रॉक्सी हैं, लेटेस्ट वाला वैलिड होता है, लेकिन हम यहां पे वैलिड किसको मान के चलेंगे, हम मान के चलेंगे मिस्टर एम को। तो आपसे पूछा गया है, यही पूछा गया, हु वुड बी द पर्सन्स अलाउड टू रिप्रेजेंट एज व्हाट प्रॉक्सी। तो बहुत ही क्लियर है, एक्स के लिए कौन हो जाएगा, मिस्टर वाई,
W के लिए कौन हो जाएगा? M। नेक्स्ट प्रश्न, शिवा सीमेंट लिमिटेड है, वो सीमेंट वगैरह में इन्वॉल्व है। ओवर द इयर्स इसकी एक रेपुटेशन है, ये इसकी पोजीशन बताई गई है। क्वेश्चन किस पे है? ये रहा जी क्वेश्चन। डायरेक्टर्स बोनस शेयर देना चाहते हैं ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड बाय एग्जिस्टिंग। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में ऑथराइज्ड है, ऑथराइज मत देखिए, आप पेड अप देखिए, क्योंकि बोनस शेयर उसी के ऊपर दिया जाता है। 10 लाख इक्विटी शेयर है, एक देना चाहते हो, 2 के बदले में 5 लाख शेयर हो गए। एक शेयर 10 रुपए का बता रखा है, तो हमें पैसे चाहिए 50 लाख। तो अब आपको सेक्शन पता होना चाहिए। बोनस शेयर का सेक्शन आता है 63, और बोनस शेयर के सोर्सेस हम 3 पढ़ते होते हैं। कौन से होते हैं जी? एक फ्री रिजर्व, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम, तीसरा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब क्वेश्चन में देखो फ्री रिजर्व दे रखे, तो बड़े प्यार से इसमें से एडजस्ट हो जाएगा। अब पूछा क्या गया आपसे क्वेश्चन में? आपसे पूछा गया कंडीशंस एंड मैनर ऑफ इश्यूइंग बोनस शेयर। कुछ तो मैंने लिख दिया है, बाकी आप कंडीशंस में देखते हैं तो देखिए हम ये पढ़ते हैं कि बोनस शेयर आप एज पर आर्टिकल्स देंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, बोनस शेयर फुली पेड अप आप इश्यू करेंगे, सोर्सेज मैंने आपको बता ही दिया है। देन आप एक बार बोनस शेयर डिक्लेयर कर दिया, आप इसे रिवोक नहीं कर सकते हैं। कोई भी कंपनी का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए भाई, किससे रिलेटेड? डिपॉजिट, डिबेंचर्स, इनसे रिलेटेड, या एम्प्लॉय ड्यूज, जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है एम्प्लॉयज, इनका ये डिफॉल्ट वगैरह नहीं होने चाहिए। तो अगला प्रश्न कहता, प्रिस्टीन एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, एजीएम कर रही है 31 अगस्त को, ठीक है जी। हाउएवर 10 दिन हो चुके हैं 31 अगस्त को, बट इन्होंने अपनी रिपोर्ट नहीं फाइल करी एजीएम की। तो देखिए लिस्टेड पब्लिक कंपनी के ऊपर सेक्शन 121 लगता है कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी को एक रिपोर्ट एजीएम के ऊपर, एजीएम से रिलेटेड एक पूरी समरी कह लीजिए, वो सब कुछ आपको लिख के इस रिपोर्ट में देना पड़ता है, और ये देना पड़ता है विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम। ये आपको फाइलिंग करनी पड़ती है आरओसी के पास, और अगर इसका फॉर्म का जिक्र करें तो एमजीटी 15 में। तो 10 दिन हो गए हैं। पूछा क्या गया है? अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी हैज अप्रोच्ड यू कि क्या ये रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी? जी जनाब, फाइल करनी पड़ेगी। टाइम अभी है, क्योंकि अभी सिर्फ कितने दिन पास हुए हैं? 10 दिन पास हुए। देयर आफ्टर केयर लिमिटेड ने डिसाइड किया है कि वो 1 लाख सिक्योरिटीज इश्यू करेगी, और इसके लिए प्रोस्पेक्टस वो निकाल रहे हैं बाय एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट प्रोस्पेक्टस देखिए हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 30 के अंदर। जब आप एडवर्टीजमेंट से प्रोस्पेक्टस निकालते हैं तो बेसिकली उसके अंदर आपको क्या लिखना होता है? मेमोरेंडम की क्लॉजेस कह लीजिए, आपको ऑब्जेक्ट क्लोज के बारे में बताना है, लायबिलिटी के बारे में बताना है, और थोड़ा आप सब्सक्राइबर्स से रिलेटेड कहते हैं कि हाँ उनके बारे में बताइए, कौन कौन सब्सक्राइबर्स हैं, उनका नाम, कितने शेयर्स उन्होंने टेक ओवर किए, एंड साथ में कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर भी आपने एडवर्टीजमेंट में लिख के देनी है। बस इतना सा सेक्शन 30 है। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न आया भी बहुत बार है। देखिए नदीम ने एक ओपीसी बनाई है और अपनी सिस्टर निशा को नॉमिनी बना दिया। निशा जो है लिविंग इंडिया परमानेंटली। तो हम देखिए ओपीसी पढ़ के आते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 रेड विद सेक्शन 3 और सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में रेड विद इनकॉर्पोरेशन रूल्स, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल नंबर लग जाता है 3 और 4। तो हम क्या पढ़ते हैं उसमें कि मेंबर और नॉमिनी के लिए जरूरी होता है कि आप रेजिडेंट होने चाहिए इंडिया में, और रेजिडेंट होने के लिए देखिए हम कंडीशन पढ़ते हैं कि कम से कम आप 182 डेज इंडिया में होने चाहिए। कब होने चाहिए? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब क्योंकि ये बहन है, उसकी शादी हो रही है, परमानेंटली बाहर जा रही है, ड्यू टू दिस फैक्ट वो अपना विड्रॉ कर रही है। देखिए विड्रॉ कर सकते हैं नॉमिनेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपसे पूछा गया है इज इट मैंडेटरी फॉर हर टू विड्रॉ? यस, क्योंकि हमने कहा रेजिडेंट होना जरूरी है इन इंडिया। नंबर 2, इफ निशा मेंटेन्ड द स्टेटस ऑफ रेजिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद भी वो अगर रेजिडेंट रहती हैं फिर क्या टेंशन है? देन कैन शी कंटिन्यू? ऑब्वियसली यस, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके साथ देखिए स्क्रीन पे हमें नजर आ रहा है कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन समाप्त हो गए। अदर लॉज आपके सामने हैं। तो अदर लॉज पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रश्न पूछा गया है। मैं अगेन इसे अच्छा क्वेश्चन कहूंगा, और मैं ये कहूंगा इंस्टीट्यूट का आंसर से जो इंस्टीट्यूट ने अपना इंटरप्रिटेशन से अपना आंसर दिया है मुझे वो पसंद नहीं आया। रादर मैं कहूंगा इसका सेक्शन एक दूसरा सीधा सीधा बन सकता था। तो प्रश्न आपके सामने है।
आकाश एक फेमस मैन्युफैक्चरर हैं लेदर गुड्स के, उन्होंने अपॉइंट किया प्रशांत को अपना एजेंट। तो प्रशांत हो गया जी एजेंट। प्रशांत को काम दिया गया, इंटरेस्टेड मींस गिवन द वर्क ऑफ रिकवरिंग मनी फ्रॉम वेरियस ट्रेडर्स जिनसे आकाश सामान बेचता है। ठीक है, पैसा रिकवर करना है। प्रशांत का रेम्यूनरेशन है 15,000 रुपए। प्रशांत ने एक महीने के अंदर 40,000 रिकवर किए और 25,000 आकाश को दे दिए अपनी सैलरी काटने के बाद। अब पूछा गया है वेदर एक्ट ऑफ प्रशांत इज वैलिड। यस वैलिड है, मैं ये कहूंगा। और दरअसल अगर हम सीधी सी बात करें तो यहां सेक्शन नंबर मैं ये कहता हूं 219 लगता है, और 219 साफ ये कहता है कि जो एजेंट है मे डिटेन, डिटेन का मतलब है वो रख सकता है मनी। जैसे इसने 15,000 काट लिए, किस काम के लिए? फॉर रेम्यूनरेशन, वो काट सकता है, ये 219 में लिखा है। लेकिन आईसीआई ने अपना जो आंसर दिया है ये दिया है ऑन सेक्शन 202। 202 में क्या पढ़ के आते हैं? इररेवोकेबल एजेंसी। इररेवोकेबल का मतलब ही क्या है? वो एजेंसी जिसे प्रिंसिपल कैंसिल नहीं कर सकता है अगर एजेंट का पर्सनल इंटरेस्ट हो। ऑब्वियसली इसमें एजेंट का पर्सनल इंटरेस्ट है क्योंकि उसे अपनी तनख्वाह लेनी है। तो मैं ये कहूंगा बेटर होता कि इंस्टीट्यूट अपना आंसर 219 के ऊपर देता, बट इंस्टीट्यूट ने अपना आंसर 202 के ऊपर दिया है। और स्टिल आई विल से कि एग्जाम में चाहे आप 202 लिख के आते हो उसके साथ 219 पक्का कोट करके आए। नेगोशिएबल एक्ट, सीधा सा प्रश्न दे रखा है आपसे, डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल पूछी गई है। बिल ड्रॉ हुआ है 1/6 को 120 दिन के लिए। तो 1/6 को हुआ है तो देखिए जून का महीना है, तो जून का महीना जो होता है वो होता है जनाब 30 दिन का। तो यहां आपको पता होना चाहिए सेक्शन 24 क्या कहता है। जिस दिन आपने बिल ड्रॉ किया है उस दिन को हम क्या कर देते हैं? एक्सक्लूड कर देते होते हैं। तो इसलिए अंडरस्टूड सी बात है, जून के हम कितने दिन ले लें? 29 ले लें। जुलाई 31 का होता है, अगस्त भी 31 का होता है, राइट। इसके बाद आ गया सितंबर, तो सितंबर 30 का होता है। एक बार इतने दिन को आप ऐड ऑन करके देख सकते हैं। तो ये हो गया जी आपका 121 डेज बन गई। तो अब आप कहेंगे सर बिल तो 120 दिन का था, बात तो ठीक है आपकी। तो यूं कह सकते हैं आप 29 सितंबर ले लीजिए ना, 30 वाला छोड़ दीजिए, प्लस 3 दिन क्या होते हैं? ग्रेस डेज होते हैं, और ग्रेस डेज टाइम इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऐड होते हैं। कौन कहता है? सेक्शन नंबर 22 कहता है। तो 29 में अगर मैं 3 दिन ऐड करूंगा तो मेरा आंसर निकल के आता है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर आप सारे जानते हो क्या है? पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे के ऊपर कौन सा सेक्शन लग गया? 25 लग गया। तो अगर क्योंकि पब्लिक हॉलीडे है तो हम कौन सा दिन ले लेते हैं? हम क्या नेक्स्ट डे लेते हैं या पहले वाला दिन लेते हैं? ऑब्वियसली हम क्या लेते हैं यहां पे? हम लेते हैं यहां पे प्रायर डे। सो इसलिए यहां आंसर क्या ले लिया जाएगा आपका? 1 अक्टूबर। इज इट गोइंग टू बी 1 अक्टूबर? नाउ दैट इज द ग्रेट क्वेश्चन ओवर हियर। देखिए 3 दिन तो आपको ग्रेस मिलने ही मिलने हैं, मिलने हैं, तो डेट बन गई 2 अक्टूबर, राइट। तो इसके साथ आपने सेक्शन 25 के साथ इसका आंसर साथ में लेके चलना है, क्योंकि अगर भैया हॉलीडे आ रहा है, माना 3 दिन मिलेंगे लेकिन हॉलीडे है, तो हम हमेशा क्या लेके चलते हैं? प्रायर डे। अगला प्रश्न और पूछा गया, एक चेक आपने जारी किया 50,000 का इन फेवर ऑफ डे, और चंद्रा ने इश्यू किया, उसके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स थे, लेकिन उसने चेक नहीं प्रेजेंट किया विद इन द रीजनेबल टाइम, और इस दौरान बैंक हो गया बैंकरप्ट। तो आपसे पूछा गया है क्या डे चंद्रा से ये पैसे रिकवर कर पाएगा? तो हम क्या कहेंगे? कांट, क्योंकि यहां सेक्शन क्या लग गया? 84, क्योंकि उसकी तरफ से क्या है? अनरीजनेबल डिले है। तो अनरीजनेबल के लिए देखिए, अगर मैं थोड़ा सा यहां पे बताऊं कि क्या समय रीजनेबल है या नहीं है, तो रीजनेबल है या नहीं है हमें क्या देखना पड़ता है? 3 चीजें 84 में ही लिख के दी है। नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या सिंपल हम कहते हैं सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस, या हम यूं भी कहते हैं यूसेज ऑफ ट्रेड, मतलब उस काम में रीजनेबल चीज क्या होती है, या फिर एज आई सेड फैक्ट्स ऑफ ईच केस। नो डाउट आप रिकवर नहीं कर पाएंगे ड्रॉ से, लेकिन हाँ आप ड्रॉई बैंक से पक्का रिकवर कर सकते हैं। लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उससे पैसे कितने मिलेंगे? प्रोपोर्शनेटली, वो एक अलग बात है। नाउ जीसी के ऊपर क्वेश्चन है, कहता है ये अपार एंड न्यू दोनों सीए एस्पायरिंग सीए हैं, और ये मतलब स्टूडेंट्स आपकी तरह,
तो एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दोनों में आर्गुमेंट हो गई फाइनेंशियल ईयर को लेकर के। तो आपसे पूछा गया फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग एज पर जीसी एक्ट, और साथ में पूछा गया डिफरेंस बिटवीन कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, 3 सब सेक्शन 21 के अंदर आप फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन पढ़ के आते हो, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, राइट। और देन आप एक डेफिनेशन पढ़ते हो 3 सब सेक्शन 66 के अंदर ईयर की। तो ईयर के अंदर आप क्या पढ़ते हो कि हमें उसे रेकन करना है, कि रिकॉग्नाइज करना है एज पर ब्रिटिश कैलेंडर। तो डिफरेंस बिटवीन कैलेंडर ईयर भी पूछा गया, तो अंडरस्टूड है कैलेंडर ईयर क्या होता है, जनवरी से लेते हुए दिसंबर तक। देन बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, अगला जो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट। तो सीधा सीधा इसके ऊपर क्या लग गया, सेक्शन 27 लग गया। सर्विस ऑफ पोस्ट में हम कहते हैं कि हम इसे प्रॉपर मान लेंगे अगर आप 3 चीजें करें। एक, एड्रेस सही होना चाहिए। नंबर 2, उसके ऊपर जो स्टैंप ड्यूटी लगती है, जो पैसे लगते हैं, स्टैंप जो लगती है, राइट, जो फीस के लीजिए देनी होती है वो लगी हो। और आपने इसकी पोस्टिंग करनी है, किस चीज से करनी है, जो मेथड है, तरीका है, वो क्लियरली बताया गया है रजिस्टर्ड पोस्ट से। देयर आफ्टर इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, और ये पूछा गया यूसेज या कस्टम के ऊपर। तो यूसेज और कस्टम में मैं कहूंगा ये कुछ एक लाइनें आपको पक्का पता होनी चाहिए। परंपरा है, परंपरा का मतलब क्या है, प्रैक्टिस है। तो जो परंपराएं होती हैं हमें भी नहीं मालूम वो कब से चल रही हैं, डेवलप्ड फ्रॉम टाइम इमोरियल। इमोरियल का मतलब हो गया हमारी याददाश्त से भी जो बाहर हो। नंबर 2, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है एक लगातार, चाहे आप क्या फॉलो कर रहे हैं, एक नोटोरियस प्रैक्टिस। नोटोरियस का मतलब हो गया खुराफती हमें लग रहा है, सही नहीं हमें लग रहा है, लेकिन अगर वो फॉलो हो रही है, कॉन्टिन्यूइंग है, हो रही है, तो अगर आपको ठीक नहीं लग रही तो सरकार को क्या करना चाहिए, उसे अमेंड करना चाहिए। एंड इन एक्शन, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसके द्वारा, लेजिस्लेचर, जिसका मतलब है लॉ मेकिंग बॉडी, टू अमेंड इट। तो जब आप अमेंड नहीं कर रहे हो, वो प्रैक्टिस बार बार फॉलो हो रही है, तो मीनिंग क्लियर है। क्या क्लियर है, इट शोज कि ये प्रैक्टिस बिल्कुल सही है। इट शोज बेस्ड ऑन करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। तो देखिए इंटरप्रिटेशन आपके कोर्स में थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, क्योंकि कुछ चीजें आपको लर्न करनी पड़ती हैं कि हाँ पेपर में कुछ एक लाइनें लिख सकूं। तो ये वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं प्रॉपर लिख के दे रहा हूं। नेक्स्ट बात ये है, अगर व्हेन यूसेज, एक परंपरा, रिसीव्स, अगर सरकार उसको बदल नहीं रही है, कोर्ट्स उसे बदल नहीं रही है, तो अगर ये रिसीव करती है जुडिशियल कहें या कहें लेजिस्लेचर बैकिंग, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट उसको बैकअप कर रहा है कि हाँ ठीक है भैया बैकिंग, तो इसका मतलब क्या है, इट गिव्स एडिशनल वेट। इससे पता चलता है वो परंपरा बिल्कुल सही है। इट गिव्स एडिशनल वेट कि हाँ ये जो परंपरा है इसी के हिसाब से आपको इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ये आरटीपी से संबंधित जो चीजें थी मैंने आपसे डिस्कस करी। गुड लक, गॉड ब्लेस। हाँ, एक चीज और, क्योंकि मैंने ये आंसर आपके लिए लिख के दिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपने आंसर तो जरूर लिख के देता है आरटीपी में, आप देख रहे हैं, लेकिन कोई रीजनिंग नहीं लिख के देता, राइट। या मैंने कुछ 1-2 क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन इश्यू भी बताए। तो अगर आप चाहें तो कि आपको ये पीडीएफ मिल जाए जिसके अंदर ये मैंने सब लिख के दिया है, यू कैन गेट फ्रॉम मी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप हमसे ये ले सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।